is brought to you by Kuku FM. Download the app now. किताब वाला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किताब वाला जिसमें हम अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं, फिर उनके लेखक या लेखिकाओं से ये आग्रह करते हैं कि वो ललन टॉप के स्टूडियो में आएँ और तफसील से जिस व्यक्ति के बारे में, घटना के बारे में, विचार के बारे में लिखा गया है बात करें। किताब वाला में आज की किताब है हेमवती नंदन बहुगुणा, भारतीय जनचेतना के संवाहक। इसे लिखा है बहुगुणा जी की बेटी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी और डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने। वाणी प्रकाशन से ये बायोग्राफी आई है और अमेज़ॉन पे और तमाम ई कॉमर्स की साइट्स पे ये बुकिंग के लिए उपलब्ध भी है। हेमवती नंदन बहुगुणा का बड़ा दिलचस्प और बड़ा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में दखल रहा है और बिल्कुल शुरुआती अगर किसी को एक पंक्ति में परिचय बताना हो तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री होना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक परिचय होता है। केंद्र में कई अहम मंत्रालयों में रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा का एक परिचय ये है कि जब प्रधानमंत्री समेत पूरी सत्ता उनके खिलाफ खड़ी थी तब भी वो गढ़वाल से चुनाव जीत कर आए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। हेमवती नंदन बहुगुणा का एक परिचय ये है कि बाबू जगजीवन राम और इन सब ने जब इमरजेंसी के बाद के दौर में रीअलाइनमेंट हुआ तो मुखालफत की इंदिरा गांधी की रिजीम की। हेमवती नंदन बहुगुणा का एक परिचय ये दिया जाता है कि 1984 में उन्हीं को हराकर अमिताभ बच्चन लोकसभा में पहुँचे थे। तो ऐसे कई परिचय हैं। एक परिचय ये भी है कि उनके बेटे और बेटी दोनों ही राजनीति में आए। एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, दूसरी राज्य सरकार में मंत्री रहीं और फिर वक्त सांसद हैं। रीता बहुगुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दी ललन टॉप के किताब वाला की हुई है कुकू एफएम के साथ साझेदारी। यहाँ आप सुन सकते हैं बहुत सी ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, प्रोमो कोड LT50 का कीजिए इस्तेमाल और पाइए कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर छूट। सबसे पहले तो मैं एक पाठक के तौर पे आपको ये शुक्रिया कह दूं। मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं। मुझे ये लगता है कि हमारे राजनेताओं पे खूब सारी बायोग्राफीज़ क्रिटिकली भी, नॉन क्रिटिकली भी, जैसे भी लिखी जाएं, उनके सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ सामने आने चाहिए ताकि जिन लोगों की दिलचस्पी वो पढ़ सकें। आप लोग कब से इस किताब की तैयारी कर रहे थे? देखिए, मेरे पिताजी का जो मटेरियल था, स्टडी मटेरियल, बहुत स्कैटर्ड था, बहुत बिखरा हुआ था। कभी कोई संजो के रखा नहीं गया जैसे अक्सर लोग रखते हैं जी। तो मैंने ही जब, क्योंकि मैं खुद भी इतिहास की प्रोफेसर हूँ और मैं पढ़ाती थी उस यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे उनके लोगों के इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए। मैंने उनके लेटर्स को स्कैन करना शुरू किया। उनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस थी नेताओं के साथ, उसको उनके स्पीचेस विधानसभा में, लोकसभा में सारी पढ़ी। तो उनके सारे कई राजनीतिक दलों के अध्यक्ष भी रहे, तो उनके सारे मैनिफेस्टोज को, उनके सारे बुलेटिन्स को, सब कुछ एकत्रित करके फिर मैंने, और परिवार से इनपुट्स जो मुझको मिले वो सब, जो मैंने खुद, मैं प्रत्यक्षदर्शी भी बहुत सारे घटनाओं की हूँ, इन सब को संजो, जो कि 1993-95 में मैंने शुरू धीरे धीरे किया था। और इसकी फर्स्ट एडिशन हमने एक बहुत ही पेरिफेरल सी किताब 1997-98 में हमने निकाली थी। पर फिर मैंने देखा कि बहुत इनकम्प्लीट सा है, तो मैंने उसको बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हिंदी में था वो, तो उसको हमने एडिट किया और बहुत मेजर एडिशन के साथ, और उसको अंग्रेज़ी अनुवाद के साथ अब हम उसको बाज़ार में लाने वाले हैं। इसका विमोचन आदरणीय उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को अपने उपराष्ट्रपति भवन से करेंगे। 4 मई को। 4 मई। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस किताब के कंटेंट पे बात करूं, लेखक रीता बहुगुणा जोशी के ऊपर ये दबाव रहता है कि अच्छा अभी मैं भाजपा में हूं या जैसे पहले कांग्रेस में थी, तो क्या लिखें क्या छोड़ें, क्योंकि ये दुविधा तो रहती होगी। इसमें कटु आलोचना है कई। मैंने एक बात की थी कि मैंने जो यथार्थ जो मैंने देखा, मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो मेरी जो पर स्टडीज इवेंट्स की मैं करती थी। मैंने एक किताब लिखनी शुरू की थी जब मैं कांग्रेस में थी, और आप इसमें देख रहे होंगे, आप पढ़ेंगे जी, तो मेरा ज़्यादातर काम तो उसी वक्त का है जब मैं कांग्रेस में थी। तो ये किताब, मतलब जो उसका फॉर्मेट है, जो मेन कंटेंट है, वो तो तभी का है। मैंने मन बना लिया था कि मैं उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगी। जो मेरे पिताजी का व्यक्तित्व था, जो उनकी
आस्थाएं थी, जो उनके संकल्प थे, उनको मैं उस तरह से समक्ष अवश्य रखूंगी। जो कमियां थी उनका भी मैंने कहीं कि उस पर भी मैंने प्रकाश डाला है। बहुत अधीर थे, मैन इन हरी, ही वॉज अ मैन इन अ हरी, और अधीर वर्ड थोड़ा भारी से बढ़कर है। और एक बात हम लोगों ने पहाड़ियों में ना बड़ी गलत है, जो उत्तराखंड के पहाड़ के लोग हैं हम लोग, बहुत स्वाभिमानी है। और अगर जरा भी कुछ तनक सी भी गड़बड़ी होती है तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस ले लेते हैं। जैसे 1980 का उनका डिसीजन जी, उस डिसीजन से हम परिवार वाले सहमत नहीं थे, और परिवार से कभी राजी कांग्रेस छोड़ना जो और आकर फिर सांसदी से तत्काल इस्तीफा छोड़ा। देना। नहीं, वो तो ठीक था, छोड़ा तो इस्तीफा दिया, वी आर प्राउड ऑफ दैट। लेकिन उस समय तो हम लोगों को लगता था कि थोड़ा जल्दबाजी हुई। क्या करती थी आप तब? नहीं, 1980 मैं पढ़ा रही थी। अच्छा, आई वॉज वेरी सीनियर पर्सन भाई। आई एम बोर्न 1950, अभी तो आई एम बिग एज। ओके, सो आई वाज वेरी वेल। 1971 से तो अपने पिता के चुनाव का मुख्य संचालन मैं ही करती थी। अच्छा, मुख्य उनका जो कार्यालय था उसको मैं ही हैंडल करती थी, मैं ही संभालती थी उसको। तो हम लोगों की ग्रूमिंग पॉलिटिकल तो नहीं हुई है, लेकिन पॉलिटिकल गलियारों को बहुत देखा है और समझा है। अच्छा, किसी राजनीतिक दल में नहीं थी मैं, उनके भी दल में नहीं थी जी। कभी। हम लोग सदस्य नहीं बने, अपने अपने प्रोफेशंस में रहे। उन्होंने तो जो आपने लिखा है कि बिल्कुल आखिरी दिनों में क्वीनलैंड अस्पताल के दौरान जो अपनी वो वसीयत नुमा ऐलान करते हैं, तो बहुत उसमें इंटरेस्टिंग हाँ, वसीयत थी। जी बताइए कुछ उसके बारे में। उन्होंने यही कहा कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे राजनीति में आएँ, क्योंकि बड़ा कठिन क्षेत्र है, पर मैं जानता हूँ कि आप लोग आएंगे जरूर। अच्छा, हाँ, आएंगे जरूर, लेकिन जब आए तो एक ये वकील साहब के लिए श्योर थे या शिक्षक साहब के लिए? वो तो ये हमेशा ही कहते थे कि लोग सोचते हैं कि मैं बेटे के कहने से काम करता हूँ, लोग जानते ही नहीं कि मैं बेटी की बात सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, तो दैट पेट्रियार्कल माइंडसेट के खिलाफ थे वो। तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो नहीं चाहूँगा आप आएँ, पर अगर आप आना चाहेंगे और आएंगे तो मेरे संघर्ष मेरे साथ है, मेरी जो विरोध है वो मेरे साथ गए। आप लोग करेंगे राजनीति तो अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, और दूरदर्शी दृष्टि लेकर आप करिएगा अगर राजनीति में कभी आए तो। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया जवाब देते हुए कि पैट्रियार्कल माइंडसेट नहीं था, और जैसे आपने ये बोला तो मेरे जहन में जो नाम कौन था वो आपकी माँ का है, कमला बहुगुणा जी का। कांग्रेस की पदाधिकारी रहीं, सांसद भी रहीं, तो माता पिता दोनों का राजनीतिज्ञ होना ये किस तरीके का, मतलब घर में डिस्कशन भी हमेशा पॉलिटिक्स पे होते थे? नहीं, मेरी मदर का देखो बड़ा ओरिएंटेशन फ़र्क था। वो एक वाइस चांसलर की बेटी थी, पहले प्रोफेसर की, भी वाइस चांसलर की है, और 1944 की वो पोस्ट ग्रेजुएट थी, और ब्रिटिश स्कूल की पढ़ी हुई थी। तो उनका ओरिएंटेशन बहुत फ़र्क था। मेरे पिताजी नंगे पैर स्कूल जाने वाले, उत्तराखंड में 3 किलोमीटर अपने बुगानी से खिरसू पैदल जाना, फिर किसी तरह से पौड़ी आना, और पहली बार बिजली 11 साल की उम्र में देखना कि बिजली क्या होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग बताते थे वो, कि इंटरेस्ट बताते थे कि मैं अपने बड़ी बीसी खंडूरी साहब है ना, हाँ जी, हाँ जी, मेरी सगी बुआ के बेटे। अच्छा, तो मेरी बुआ जो थी उनका शादी एक बड़े अच्छे टिम्बर, बहुत अच्छी फैमिली में हुआ था, टिम्बर मर्चेंट से वो लोग। तो उनके घर पे पापा पढ़ने देहरादून आए। कहते जब हमको दीदी ले गई कमरे, बोले ये बत्ती है तुम जानते हो कैसे जलेगी? बोला हाँ मुझे आता है। ही वुड नेवर से नो। कहते जब चली गई तो मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैंने कहा होता क्या है, उसको हिला रहे हैं, चल ही नहीं रहा है। फिर कहते ट्रायल एरर में हिल गया तो बत्ती आ गई। कहते मैं 20 बार खोल बंद करता रहा। तो एक उस बैकग्राउंड का और एक इस बैकग्राउंड का, लेकिन दोनों का नेशनल स्पिरिट वॉज वेरी हाई। मैं आपको खुद कहती हूँ, मेरी माँ इतनी बड़ी गांधीयन थी कि वैसे उनके अंदर स्ट्रीक सुभाष चंद्र बोस का भी था, थोड़ी रिबेलियस टाइप भी थी कभी कभी। अच्छा, पिताजी तो पूरे गांधी नेहरू थे, लेकिन माँ मेरी बड़ी रिबेलियस नेचर की भी थी। अच्छा, दोनों मिले भी यूनिवर्सिटी में, वो कार्यकारिणी सदस्य थी हमारे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन के, पिताजी अध्यक्ष थे 42 के आंदोलन में। दोनों एक साथ पैदल चलते थे, दोनों एक साथ गोलियों का सामना करते थे। तो दे वर मोर लाइक फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस। मेरे पिता ने कभी माँ को महिला के रूप में नहीं, एक साथी के रूप में हमको देखा। हमारे घर में मैं 8 साल की थी तब भी पिताजी मुझसे राय करते थे कि ये पॉलिटिकल सिचुएशन है, बोलो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ मॉरलिस्टिक, मुझसे पूछते थे। मुझे आज हंसती हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे पिताजी मुझको बुला के भाई देखो भाई गुप्ता जी ने रिज़ाइन कर दिया और मैं तो कमलापति जी के साथ हूँ। गुप्ता जी कह रहे हैं और मेरे यहाँ मिनिस्टर बन जाओ, मैं क्या करूँ? तो हम टेलिंग नहीं आप मत जाइएगा। देखिए वैल्यू सिस्टम तो डिफरेंट था।
तब क्रॉसिंग द बार वॉज वेरी, बहुत ही बुरा मानते थे। मैंने कहा नहीं मत जाइए कि मैं अपने फ्रेंड्स को क्या चेहरा दिखाऊंगी कि आपने कमलापति जी को छोड़ दिया, सॉरी संपूर्णानंद जी को छोड़ दिया, संपूर्णानंद जी नहीं, पर उस समय कमलापति और संपूर्णानंद का जोट एक ही था, एक साथ जी, पर मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी थे। जी। तो इस तरह की घटनाएं मैं आपको बताती हूँ, और ये टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि यू हैव टू स्टैंड योर ओन फीट। आई एम द ओनली डॉटर, उनकी अकेली बेटी, 2 बेटे, पर उनका ये कहना था कि हर लड़की को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। तो मुझे उन्होंने बचपन से ही ग्रूम कर दिया था, नाना के तरह बनो, नाना के तरह बनो। मेरे नाना वर्ल्ड रिनाउंड हिस्टोरियन थे, डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जी, वर्ल्ड रिनाउंड। जी। तो बड़ा अच्छा हम लोगों को कॉम्बिनेशन मिला। मेरी माँ सारा दिन तो क्षेत्र में रहती, 12 साल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थी वो, निर्वाचित, तभी अपॉइंटमेंट नहीं होते थे। नेहरू जी, शास्त्री जी, वीपी सिंह की पर्ची उन्हीं ने काटी थी। हाँ, वीपी सिंह को विश्वनाथ बोलती थी उनको जी, उनको सदस्य मेरी माँ ने बनाया था, और उनको टिकट भी पहला लड़के इंदिरा जी से 71 का, 71 फूलपुर से, हाँ, वो देना चाहते थे ये अपने सेक्रेटरी को, जो उनका था दुबे जी को, दुबे को देना था, जगपत दुबे को। जगपत दुबे को। पर मम्मी ने, पापा ने कहा नहीं, ये आदमी यंग है, इसको दीजिए। तो बहुत स्टोरीज हैं, लेकिन मदर मेरी बहुत, वीपी सिंह, अच्छा मेरी मदर पहली, मेरी माँ जो थी वो पहली इलाहाबाद की निर्वाचित, यूपी की पहली निर्वाचित महिला जिला परिषद अध्यक्ष में है, यूपी की। अच्छा, फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जिला पंचायत, जिला परिषद बोलते थे। आप अभी बातचीत के क्रम में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जिक्र आया, वो जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं मंजिल से ज़्यादा सफ़र, तो वो अपनी शुरुआती राजनीतिक सफलताओं का श्रेय दिनेश सिंह को देते हैं, बहुगुणा जी का वो जिक्र नहीं करते हैं। जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ तो इस किताब में वैचारिक रूप से हिमवती नंदन बहुगुणा वर्सेस इंदिरा गांधी दिखता है एक बड़े दौर में, कि पहले भयानक गठजोड़ और फिर भयानक अदावत, और जो 2 कंटिन्यूअस रिफ्ट दिखते हैं, एक है हिमवती नंदन बहुगुणा वर्सेस चंद्रभानु गुप्त, और दूसरा हिमवती नंदन बहुगुणा वर्सेस विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब सारा विपक्ष ये सोच रहा था कि राजा मांडा के नाम पर भीड़ जुट रही है या इनके नाम पे जनादेश मिल सकता है, तब हिमवती नंदन बहुगुणा कह रहे थे कि ये बौना आदमी है, इसके भरोसे रहोगे तो। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, इसका मूल आपको बताऊं क्या जी। देखिए, उनका व्यक्ति से लड़ाई नहीं थी, उनको उस व्यक्ति के पीछे उसके क्या आदर्श हैं, उसके क्या फोकस है, उससे लड़ाई थी। जैसे आपने चंद्रभानु गुप्ता जी का नाम लिया जी, चंद्रभानु गुप्ता राइटिस्ट, पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर कुछ सेंट्रलिस्ट, कुछ राइटिस्ट, कुछ लेफ्ट टू द राइट, कुछ राइट टू द लेफ्ट होते हैं। तो वो थोड़ा सा कैपिटलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड के थे, और मेरे पिता पूरी तरह से समाजवादी बेंट ऑफ माइंड थे। तो उनका जो संघर्ष था उनसे, वो इसलिए था कि पूंजीपतियों का साथ देता है। आपने आगे देखा होगा बिरला का क्या बुरा हाल किया मेरे पिता के बिरला। हाँ, तो उनको गुप्ता जी से झगड़ा ये था कि ये पूंजीपतियों का साथ देते हैं, और वो थे कर्मचारी नेता, श्रमिक नेता। तो वो दैट वाज अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, वो आइडियोलॉजी का क्लैश है। अब आ जाइए विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो थे, उन्होंने, पिताजी ने उनको, मेरी माँ ने पार्टी ज्वाइन कराई, पिताजी ने लड़कर इंदिरा जी से जो पहला खटास 71 में, वन ऑफ द रीजंस वाई इंदिरा जी वाज एंग्री विद पापा, नाराज थी, उसका ये भी था कि इन्होंने जगपत दुबे की जगह विश्वनाथ प्रताप सिंह को टिकट दिलवाया। तब तो इंदिरा जी को मालूम नहीं था कि मेरी वेव चलने वाली है, पर जब 71 में वेव चल गई तो उनको लगा देखो इनके वजह से थोड़ी कुछ हुआ। बिकॉज पिताजी ने 3 साल 69, 70, 71 3 साल बहुत काम किया था पार्टी में, जनरल सेक्रेटरी थे संगठन में, और घर ही में, मतलब इसमें कार्यालय में उनका बिस्तर भी बिछा रहता था। तो वहाँ पर ये, उसके बाद उन्होंने अपनी ग्रुपिज्म शुरू कर दी कि कैसे इनको डिसलॉज करें यूपी से, जब उस CM हुए। इंदिरा जी का कान भरने वालों में एक राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी यूपी से, इलाहाबाद से, और एक, क्योंकि इलाहाबाद की एक विशेष परिस्थिति तो थी ही भाई, इंदिरा जी कुछ कहाँ भी जाएं, पर थी तो इलाहाबाद की ना। तो वो और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी रोज़ जाके शिकायत करें उनकी, रोज़ उनको कटघरे में खड़ा करवाएं। तो वहाँ पर भी इनको ही लगता था कि इस मैन इज़ नॉट अ मैन ऑफ आइडियोलॉजी। और जो आपने दिनेश सिंह जी का कहा, मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करना है, दिनेश सिंह जी बहुत अच्छे नेता थे, पर अब पता नहीं उन्होंने क्यों, उनके बारे में क्या था, मेरी बहुत डीप स्टडी उनकी तो नहीं है। अच्छा। पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी कहते थे कि इनको विजन नहीं है कंट्री को चलाने का। वीपी सिंह को जब जिस समय 86, 87, 88 में
आपने देखा मर्जर का 87 के दबाव बन रहा पास, था, 87 लोक दल के में बाद, विभाजन हाँ, हो चुका था। जब ये हो रहा था तो ना वीपी सिंह जी इज़ नॉट देयर, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन पॉलिटिकली मेरे पिताजी कहते थे कि इनकी स्टंटेड थिंकिंग है, बहुत ही कुंठित मानसिकता है, ये राष्ट्र को चलाने की कुव्वत इनमें नहीं है। और उन्होंने आखिरी इंटरव्यू में अपने कहा था कि अगर इनको बागडोर मिल गई तो ये राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे। एंड आई डोंट नो उसके बाद जो हुआ, आपको मालूम है उनके 1 साल का जो काल है, चाहे वो कश्मीर ले लीजिए, चाहे अब वो रिजर्वेशन मूवमेंट ले लीजिए, काम करने का तरीका होता है। मेरे पिता मुख्यमंत्री थे, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जितना वो कर गए कोई नहीं कर सकता। तभी तो जो उन्होंने क्या कहते हैं जो ज़मीन का आवंटन किया पूरे गरीबों के बीच में, तो खुश होकर एनडी तिवारी मंत्री थे उनके उस, हाँ मंत्री थे, वो भी थे, तो उसको उससे खुश होकर विनोबा भावे ने कहा तुम तो मिट्टी नंदन हो, मिट्टी के बच्चे हो तुम। विनोबा भावे ने कहा कि तुम तो मिट्टी नंदन हो, हाँ। लेकिन हिमवती नंदन बहुगुणा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए संजय गांधी को नाराज़ किया। उनके कहने पे रायबरेली के डीएम तक का ट्रांसफ़र नहीं किया। यशपाल कपूर को स्टेट गेस्ट हाउस से निकाल के बाहर कर दिया। 8 राज्यसभा की सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 9वें कैंडिडेट के तौर पर उद्योगपति के बिड़ला गए थे इंदिरा जी और संजय जी का आशीर्वाद लेके। आपके पिताजी ने बतौर मुख्यमंत्री ये इंश्योर किया कि के बिड़ला चुनाव हारें। तो कई लोगों ने ये कहा कि पॉलिटिकल सिचुएशन को रीड नहीं कर पाए हेमवती नंदन बहुगुणा और प्रधानमंत्री से भिड़ गए, जबकि उनकी सारी ताकत तो वहीं से थी। नहीं, देखिए बात गलत है। पिताजी बचपन से बागी थे। आपने जो प्रसंग पढ़े होंगे कि जब कमिश्नर आ रहा सामने से घोड़े पे चढ़कर, तो एक पटवारी का लड़का घोड़े से उतरने से मना कर देता है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि पिता कहता रहा कि तुम फ्रीडम मूवमेंट में मत एंटर करो पूरी तरह से, सहानुभूति रखो, लेकिन तुम ICS बनो। लेकिन उन्होंने जिद करके, मेरे दादाजी बहुत गुस्सा हो गए थे पिताजी से जब वो प्रयागराज पढ़ने आए, इसलिए भेजा गया था कि यहाँ से ICS बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, और कुर्ता पैजामा पहन लिया उन्होंने, नेतागिरी करने लगे, तो पूरी फ्रीडम मूवमेंट में चले गए। तो पिता की 7वीं संतान थे, बड़ी मानताओं के संतान थे, 6 बहनों के बाद पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी बगावत करी। फिर जब ब्याह होने लगा तो सबने कहा कि पहाड़ वाले नहीं चाहते थे कि यहाँ शादी, मतलब परिवार वाले, उन्होंने वहाँ भी बगावत करके अपने मन से शादी करी। क्यों परिवार वाले क्यों नहीं चाहते थे? आप एक बात बताइए मुझे, भाई वो था ना कि पहाड़ का कल्चर अलग है, देश का कल्चर है, देसी में पहाड़ी में उस समय तो बहुत, अब तो कोई अंतर नहीं है। तो फैमिली वाज नॉट वेरी हैप्पी कि इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न उनको तो मॉडर्न तो बेचारी क्या थी, लेकिन बट शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मतलब मेरी माँ का तो पर्सनालिटी कोई देखता था तो अक्सर लोग भ्रमित होते थे कि इंदिरा गांधी जी आ रही हैं, शी वॉज बिल्कुल नहीं की तरह लगती थी। तो मैं आपसे वही कह रही थी कि देखिए पिताजी ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कुर्सी के लिए कभी नहीं हुआ। देखिए आप खुद सोचिए, जब इमरजेंसी लगी किसी की हिम्मत नहीं होती थी बोलने की, पार्टी के अंदर बाहर तो लोग लड़े, 99,000 लोग जेल गए, लेकिन मेरे पिताजी, मैं चश्मदीद गवाह, मैं बैठी थी, पापा ने फ़ोन मिलाया इंदिरा जी को, रैक्स होता था उन दिनों जी, रैक्स लाइन होती थी, उस पर उन्होंने फ़ोन मिलाया, सिटिंग बाई साइड। तो उन्होंने कहा इंदिरा जी आपने क्या किया, यू आर राइडिंग अ टाइगर, व्हाट व्हेन यू डिसमाउंट, दीज वर हिज वर्ड्स, यू हैव रिडन अ टाइगर, व्हाट व्हेन यू डिसमाउंट, एंड ही रियली हैड टीयर्स इन हिज आईज, एंड ही वाज चीफ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। फिर उन्होंने कहा फिर जयप्रकाश नारायण चले, उसी दिनों तो उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति जब ले आए, तो जब सब जगह वो उनको कोई रोक रहा था कुछ, जब आए तो पापा ने दरवाजे खोल दिए। तो यही कहा गया कि वो बार बार इंदिरा सरकार को चिढ़ा रहे थे, जेपी को राजकीय अतिथि का दर्जा देना, इंदिरा के भेजे कैंडिडेट को हरवाना। देखिए वो डेमोक्रेटिक थे, लोकतांत्रिक विचारधारा, उनका हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इतने बड़े उनका कद है, उनको हम क्यों रोकेंगे? वो करें, सभा करें, बोलें, जाएं, हम अपनी बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे। तो वही तो बस फासिस्ट एटीट्यूड्स के खिलाफ थे, वो फासिस्टी और केंद्रीयत पूरा कंट्रोल कर लेना, नियंत्रित करके घर परिवार को चलाना, नियंत्रित करके सरकार को चलाना, या नियंत्रित करके अपनी सत्ता को बैठाना, इसके वो विरुद्ध थे। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर यही बात तो उनके लिए कही जाती है कि
जब मैंने और भी रेफरेंसेस चेक किए उस टाइम की राइटिंग, कि हेमवती नंदन बहुगुणा का जो एक सडन राइज होता है प्रोविंशियल स्टेट पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स में, वो तब होता है जब 69 में वो कांग्रेस का विभाजन होता है वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के चुनाव के ऊपर। नवंबर 1969 की वो बात है, बेंगलुरु अधिवेशन के बाद की। और उसके बाद वो केंद्रीय राजनीति में आते हैं, इलाहाबाद कनेक्शन, पुराना ताल्लुक गांधी नेहरू परिवार से भरोसा, और फिर वो संगठन में महत्वपूर्ण पोजीशन और 71 की लड़ाई, वो सब। अब उसके बाद उनकी नाराजगी शुरू होती है कि साहब हमको कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया, और आलोचक ये कहते हैं कि भाई आप तो केंद्र में पहली दफा मंत्री बन रहे थे, तो राज्य मंत्री में भी क्या बुराई थी, और संचार का ठीक ठाक पोर्टफोलियो था। आलोचकों की बात ठीक है, आलोचक भी अपनी बात कह सकते हैं जी। लेकिन 69 का आप जरा परिदृश्य देखिए, इंदिरा जी भी स्टैब्लिश नहीं हो पा रही थी, जो ओल्ड गार्ड था उनके पीछे पड़ा हुआ था। बिल्कुल। उन्होंने तय किया निजरंगा पानी वीवी गिरी को सपोर्ट करेंगे, बिना यूपी के आप जीत नहीं सकते थे। यूपी में चंद्रभान गुप्ता जी और कमलापति त्रिपाठी एक हो गए, एक मुख्यमंत्री था और एक प्रदेश का अध्यक्ष था, और विप इशू हो गया कि वोट देना है तो पार्टी कैंडिडेट निजरंगा का देना है। वो कह रही थी कि आत्मा की आवाज पर अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालो। अब मिसेस गांधी ने मेरे पिताजी को फोन किया कि बहुना जी कुछ करिए, और मेरे पिता का पैर टूटा हुआ था, इलेक्शन हारे थे 400 वोट से, 69 का 425 वोट से, और टूटा पैर लेकर क्रचेस पे वो दौड़ते रहे। उन्होंने 2 दिन पहले कमलापति जी को कन्विंस करके ये बयान दिलवाया कि अच्छा भाई अंतरात्मा पर वोट दो, और सारा बहुगुणा जी के हाथ में तो पूरा यूपी बहुत मंचे हुए और बहुत ही मेहनती नेता थे। वो एक एक आदमी को जानते थे, यूपी से जिताया वीवी गिरी को। मालूम है आपको, आप उठा के देख लीजिए, अगर यूपी हार गए होते वीवी गिरी, इकलौता मौका जब इस देश में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी वरीयता के मतों की भी गिनती हुई। और आप आज भी आप खोल के देखिए, गिरी साहब ने बाद में कहा, जब उनको थोड़ा सा डाउनग्रेड करने लगे पार्टी में, तो वीवी गिरी जी ने मेरे पिता को कहा कि इफ यू हैड नॉट बीन देयर आई वुड नॉट हैव बीन हियर, इफ आई वुड नॉट हैव बीन हियर वेयर वुड शी हैव बीन। These were his words to my father. अब आप सोच सकते हैं, अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता, मैं नहीं होता तो वो कहाँ होती। तो उनका देखिए, उस समय दोनों को, बहुगुणा जी को कहा गया था कि आप विधान परिषद में आ जाइए, हम आपको मंत्री बना लेंगे 69 में हारने के बाद। उन्होंने कहा मैं बैकडोर एंट्री नहीं लूंगा। चंद्रभानु गुप्ता ने भी ऑफर दिया, 5 साल बाद ही चुनाव लड़ूंगा। मिसेस गांधी को उनकी जरूरत थी, उनको बुलाया, वो थे गांधीयन, वो थे नेहरूइट। मिसेस गांधी के वो के बहुत क्लोज रहे थे, उनके फुल टाइम उनके साथ सपोर्ट में उतर गए। 2-2.5-3 साल खूब उन्होंने मेहनत करी। उनके बाद उनको बनाया गया मिनिस्टर, उन्होंने कभी क्रिब नहीं किया। वो उन्होंने मंत्रालय चलाए, भाई कह दिया मैं देश का पहला डाकिया हूँ। हाँ, ये तो बड़ा चर्चित बयान था उनका। भाई अब बाद में ही लोग बोलने लगे मैं सेवक हूँ, कोई कह कर कुछ बोलता है, शुरू वहीं से हुआ। पहला आदमी था जिसने कहा मैं तो देश का पहला डाकिया हूँ। लोग नहीं बोलने लगे, आपकी मौजूदा पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि मैं लोक सेवक हूँ। हाँ, तो बहुत बड़े प्रधान सेवक, वो भी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। तो उन्होंने ये बात शुरू करी, एंड मालूम है उन्होंने शक्ल बदल दी थी वहाँ पर उस विभाग की। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को कोई पूछता नहीं था, तो ये उससे से कि भाई जिस कुर्सी में बैठो वो कुर्सी बोलनी चाहिए, आदमी से कुर्सी थोड़ी। और वो अधिकारियों को बोलना कि भाई आप 30 साल के लिए हो, मैं 5 साल के लिए मंत्री हूँ, मुझे थोड़ा तेजी से काम करना है। आपको तो इतना समय में बस तो 5 ही साल है। और फिर जब उनको भेजा गया ना मुख्यमंत्री बनाकर, तो वो भी उनको समाप्त करने के लिए भेजा गया, क्योंकि वहाँ आपको तो पता ही है पीएसी रिवोल्ट, सशस्त्र विद्रोह पहली बार हुआ और अंतिम, पहला और आखिरी सशस्त्र विद्रोह। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मरे थे उसमें। अब आर्म्ड फाइट हो रही थी पीएसी में और पुलिस में, आर्मी को बुलाना पड़ गया था। 73 की बात है। हाँ 73, कमलापति जी को हटाया गया। यहाँ लोगों ने समझाया बहुगुणा को भेज दीजिए। तो मेरे पिताजी ने आए के घर में हम लोगों से कहा, आई वॉज 23-24 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, बोले मुझे भेज रहे बट आई टेक द चैलेंज, या तो निपट ही जाएंगे या फिर कुछ कर निकलेंगे। तो चैलेंज देखिए, वो जो युवा बच्चे में एक चैलेंज ग्रास्प करने का, फेस करने का जो मादा था वो उनके अंदर था, एंड ही वाज चरिस्मेटिक लीडर थे। आप इस तरह से कह रही हैं, मैं पहले दर्शकों को बता दूं, 70 के दशक का ये बड़ा कुख्यात विद्रोह है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है जब उनके सशस्त्र बल हथियार उठा लें राज्य के खिलाफ। पीएसी के जवान लगातार समान वेतनमान और भत्तों के लिए
अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक परिषद बना ली थी। इस परिषद के बैनर तले जब ये प्रदर्शन उग्र होने लगे, कैसे उग्र कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कांग्रेस दौरा होना है, आईजीपीएसी एड्रेस कर रहा है क्योंकि कई कंपनी आई हुई, कई बटालियन आई हुई हैं, और वहीं पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। उसके बाद आगरा में भी ऐसा ही हुआ और धीमे धीमे ये विद्रोह बढ़ता गया। अफसरों के परिवार को, पत्नियों को बंधक बनाया गया, सेना को भेजकर हथियार उनके छीने गए, सेना के साथ फायरिंग हुई, एक में तो कमांडेंट और मेजर को गोलियों से भून दिया गया। कई राज्यों में ये हुआ और लखनऊ तक में लोगों को लग रहा था कि ये जो राज्यपाल की सुरक्षा में पीएसी के जवान तैनात हैं या विधानमंडल की सुरक्षा में तैनात हैं, कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था जिसने कमलापत त्रिपाठी की कुर्सी ली। पर लोग ये कहते हैं कि बहुगुणा जी को कुर्सी इसलिए मिली क्योंकि वो कमलापत जी के पक्के चेले थे। पहले उन्होंने संपूर्णानंद को पकड़ के रखा चंद्रभानु गुप्त के मुकाबले, और फिर कमलापत त्रिपाठी के साथ रहे, और जो 69 में कमलापति को कन्विंस किया वो भी इसी के दम पे किया कि देखो चंद्रभानु गुप्ता के एंटी खड़े होने का और आगे बढ़ने का यही मौका है, क्योंकि जब तक चंद्रभानु गुप्त एक्टिव रहे तब तक कमलापत त्रिपाठी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर खूब मुश्किलें खड़ी करते रहे सरकार के लिए, पर सीएम के दावेदार नहीं हो पाए। देखिए, पॉलिटिक्स कोई साधुओं का खेल तो है नहीं। पॉलिटिक्स में कोई साधु भी आता है तो फिर पॉलिटिक्स तो करता ही है। देखिए, डिप्लोमेसी है, कूटनीति है, अन्य हर सिचुएशन के साथ आदमी काम करता है। पर मैं ये समझती हूँ, और हर एक का एम्बिशन होता है। अगर राजनीति में आप ये कहें कि हम बिना किसी एम्बिशन के आए हैं, महत्वाकांक्षा के आए, तो आप झूठ बोलेंगे। ये हो सकता है कि एक स्तर पर आकर आप संतुष्ट हो जाएं, लेकिन बिना महत्वाकांक्षा के आप में वो ड्राइव नहीं आती जो होनी चाहिए। चाहे हमको राष्ट्र निर्माण करना है, हमको व्यवस्था बदलनी है, हमको स्वयं को आगे बढ़ना है, जो भी आपका संकल्प हो वो होता है। तो पिताजी का भी संकल्प था कि भाई मैं ऐसा कुछ करूं कि मुझे पोस्टेरिटी याद करे कि मैंने राष्ट्र के लिए कुछ किया। तो आपने ठीक कहा। वो संपूर्णानंद और इनके ग्रुप में थे। फिर मैं कहती हूँ क्यों वो इसलिए थे, क्योंकि गुप्ता जी का जो ग्रुप था वो थोड़ा वो थोड़ा कैपिटलिस्टिक व्यू पॉइंट का था। वो थे बनारसी दास जी थे, वो एक सोच के लोग थे, और इधर के जो लोग थे वो उनकी सोच थोड़ी अलग थी, तो उनकी सोच मिलती थी उनके साथ है। ये बात भी सच है कि कमलापति जी से जब पूछा गया कि आप अपने सक्सेसर के रूप में किसको देखते हैं, उन्होंने कहा बहुगुणा को, क्योंकि भाई जिसने 20 साल उनके साथ काम किया वो उनको जानते थे, उनकी काबिलियत को समझते थे। पिता ने हमेशा उनको बाबू बोला। जब मेरी शादी हुई इमरजेंसी में, मेरी शादी इमरजेंसी में हुई थी 76 में, एक नेता कांग्रेस का नहीं आया, सिर्फ कमलापति त्रिपाठी आए थे। जबकि इंदिरा जी की तरफ से था कि लोग डर रहे थे कि जाएंगे तो हम लोग पार्टी से निकाल। ना आपके पिताजी को जेल में डाला और ना ही मुक्त रहने दिया। तो इसलिए देखिए जो वो भेजे गए, लेकिन हकीकत कहाँ थी? खेल यहाँ हुआ था दिल्ली में। मैं नाम नहीं लूंगी नेताओं का जो पिताजी से चिढ़ते थे। देखिए, जब कोई आदमी, आप नाम नहीं लेंगी, मैं ले देता हूँ। आप किसका किसका जिक्र करना चाहती हैं? बीपी मौर्य का जिक्र करना चाहती हैं? दीक्षित जी, चंद्रपाल यादव का जिक्र करना चाहती हैं? चंद्रजीत यादव का। उमाशंकर दीक्षित, शीला दीक्षित के ससुर, उनका जिक्र करना चाहती हैं? आप जो कश्मीरी कॉकस है उसका जिक्र करना चाहती हैं? खुल के बात करिए ललन टॉप में। हाँ है, बिल्कुल है। इन लोगों ने सब समझाया इंदिरा जी को कि बहुत एम्बिशियस है, इसको भेज दीजिए, यही या तो हैंडल कर लेगा, और नहीं करेगा तो उन लोगों ने सोचा कि जी समझा यही कर सकता है हैंडल, यही कर सकता है हैंडल जी। तो बैकग्राउंड में था कि इसको ख़त्म करो। लेकिन पिताजी गए एंड ही टुक द चैलेंज, और आप खुद सोचिए 6 महीने के अंदर मेजॉरिटी लेकर पार्टी को आ गए। देखिए, स्पष्ट बहुमत लेना, 212 एक कम थी बस उन परिस्थितियों में। और फिर उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के नेता एक के बाद एक से बहुगुणा जी के कांग्रेस में जुड़ते चले गए। इतना बड़ा उनका फिर प्रोफाइल बन गया था, वो प्रोफाइल ही इनके लिए गड़बड़ हो गई। वो तो कांग्रेस को मजबूत कर रहे थे, स्टेट को मजबूत कर रहे थे, पर लोगों को लगा कि वो खुद को मजबूत करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ मौलाना का ठप्पा लगा है, इस पर क्या कहेंगी? क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा था जो कहता था कि साहब इनको अल्पसंख्यक ज़्यादा नज़र आते हैं, और जब वो चुनाव हारे, 12 से हारे थे 69 का चुनाव विधानसभा का, तब भी यही कहा गया कि देखिए सारे मुस्लिम बूथ पर हारे हैं, ये तो बड़ी मुस्लिम परिस्थिति। सारे मुस्लिम बूथ हार गए थे। हाँ। तो इसी से अब उनका कैरेक्टर देखिए ना, हार गए चुनाव, पैर टूट गया, चोट आ गई, पूरी हड्डियां बदन की टूटी थी, अस्पताल में पड़े थे, क्या 400 वोट से हार गए। और
हाहाकार मच गया कि बहुगुणा हार सकता है। ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। नहीं, उनके विरोधी सोचते थे, इसीलिए कभी करछना लड़ने भेजते थे, कभी कहीं और लड़ने भेजते थे। तो मैं आपको बताऊं क्या हुआ कि मैं बैठी थी बगल में उनके, तो मैंने उनसे कहा कि पापा आप बहुत मुसलमान करते हैं और देखिए सब मुसलमान ने आपको हरा दिया। तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे हॉस्पिटल बेड पे बिठा लिया। बोले मैं तो तुमको बड़ा अक्लमंद समझता था, यही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है। बेटा कुछ मुझ में ही कमी रह गई है कि उनको मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं और काम करूंगा, आई विल ट्राई टू विन ओवर देयर। उस इलेक्शन में एक मुस्लिम फ्रंट भी लड़ा था ना election? नहीं, वो उस समय वो आपके मुस्लिम मजलिस का उदय हुआ था। हाँ, मजलिस वाला। तो मुस्लिम मजलिस की ही वजह से हम लोग हारे, क्योंकि नई जब पार्टी आती तो जैसे AIMM है, हाँ जी, हाँ जी। शोर और मचाते हैं, तो उनका एक साथ उन्होंने खड़ा कर दिया एक बैकवर्ड। जिस सीट से पिताजी लड़ते थे उसमें ब्राह्मण वोट नहीं थी ज्यादा, उसमें बैकवर्ड एंड मुस्लिम वाराणसी एंड दलित 3 वोट्स हैं। अब वो तो पहले भी दलित सीट थी, रिजर्व थी, अभी भी अनुसूचित बहुगुणा जी को लगा कि अनुसूचित जाति और नहीं, उनको तो मुस्लिमों का तो उनको मिलेगा ही जम के वो तो वोट। सामान्य रूप से ही वाज द लीडर ऑफ द पुअर। वो तो गरीब के नेता माने ही जाते थे। अब मालूम है जब मायावती जी ने पहली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब चीफ मिनिस्टर में, आप रिकॉर्ड निकालिएगा, उन्होंने कहा था, आई वाज बल्कि बस सरप्राइज थे हम, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों की बहुत अगेंस्ट थी। आप तब मेयर हो गई थी? नहीं, उसके कुछ उसके महीने बाद बनी उसके थी। बाद उन्होंने अपनी पहली प्रेस में कहा कि अगर यूपी में कभी किसी ने कुछ भी किया है दलित के लिए तो बहुगुणा नहीं किया, उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस समय जब आप पूरा फ्रंट आपने सवर्णों के खिलाफ खोल रखा था, तो मैं आपसे जो कहती हूँ, आपने कहा कि टैग कैसे मिला, और टैग इस तरह मिला कि पहली बार उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसीज हैं उनमें अक़लियत का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पहली बार वाइस चांसलर उत्तर प्रदेश में VC किसी यूनिवर्सिटी का बरेली के मुस्लिम बहुगुणा जी ने बनाया। पहला चीफ सेक्रेटरी यूपी में बहुगुणा जी ने मुस्लिम बनाया, और एक भी दंगा उनके कार्यकाल में नहीं हुआ, और उन्होंने कोई अपीजमेंट किसी का नहीं किया, सबको ओपन फील्ड दिया। लखनऊ में दंगे होते थे शिया सुन्नी के, उन्होंने उठाकर सबको बंद कर दिया और लगा दिए 2 मंत्री के इनसे बात करो, जब तक कि आपस में समझौता नहीं कर लेंगे कि कैसे मुहर्रम का जुलूस चलेगा क्या होगा, तब तक इनको छोड़ना नहीं है। और फिर खुद बैठे उनके साथ, और उनके पूरे कार्यकाल में जुलूस आराम से निकलते थे। एक किसी आवाज़, कोई दंगे का प्रश्न ही नहीं था, नॉट अ सिंगल। 28 महीने वो रहे मुख्यमंत्री 2 टर्म्स में, कभी कोई दंगा नहीं हुआ। तो उनका ये था। और दलितों के लिए कोई भी थाना, जितने थाना थे, पहले तो उन्होंने कहा सारी वैकेंसीज 22% दलितों की भरी है। फिर जो उन्होंने क्या कहते हैं, जिलों में DMSP तैनात किए 14% के रेशियो के हिसाब से, 10 DM 10 SP, तो उन्होंने सबके दलित लिए समाज से किया। आने वाले। और सुन लीजिए, उनको लोग पंडित जी भी तो कहते थे। पंडित आता तो पंडित बहुगुणा कहता था, हिंदू मुसलमान आता था तो उनको मौलाना बोलता था। तो दिस वाज विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। देखिए बहुत बड़ी बात है ये, हम नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन उनका ये स्पष्ट था कि उन्होंने कभी रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं किया। बहुत बड़े सनातन धर्मी थे, बहुत बड़े। हाँ, वो तो अपनी विरासत में भी वही कहते हैं ना वसीयत में कि शास्त्रीय विधि से मेरा अंतिम संस्कार हो। नहीं, शुरू से ही जनेऊ शरीर से एक दिन भी नहीं उतरा। मौनी अमावस का व्रत कभी छोड़ा नहीं। जिस दिन इंदिरा जी ने इलेक्शन भी डिक्लेयर किया, उस दिन मौनी अमावस का दिन था। मौन रखना, जाके तो बहुत, रोज पूजा करना, लेकिन उसको कभी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की उसकी। और जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तब बोले कि देखो भाई 3 दिन वाला नहीं, पूरा सनातनी प्रक्रिया होनी चाहिए कायदे से। तो मैं समझती हूँ कि उनका जो, और इतनी उनको पूरा ग्रंथ रटे हुए थे अपने धार्मिक, क्या श्लोक बोलते थे, और उतनी अच्छी उर्दू बोलते थे, अच्छा उतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। भाई मल्टीलिंगुअल थे, बहुत अच्छा था उनका। ईस्टर्न यूपी में जाते थे तो वहाँ की बोल लेते थे, वेस्टर्न में आते थे। आप उनके बोलने का जिक्र कर रही हैं, मुझे उनके भाषण का वो मज़ेदार अंक याद आ रहा है जी, कि जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी जी। तो अगर आप मेरे दर्शकों को वो बता सकें, जो वो कहते हैं कि ऐसा हुआ जब पिताजी जीत कर आए तो उसके तुरंत बाद
जब दूसरा गढ़वाल का फेमस चुनाव जीत कर हाँ जी, उस चुनाव पे आएंगे, विस्तार से बात करेंगे, बहुत हिस्टोरिकल है। जब वो हुआ तो उसके बाद जब वो आए तो सारा विपक्ष ने कहा कि अब जो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे हैं वो आप मूव करिए। विपक्ष चुनता है अपना, अगस्त 1982 की खड़े हुए बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा दिस गवर्नमेंट डजंट रिप्रेजेंट एनीवन, ये सरकार किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो शोर मचने लगा कांग्रेस रैंक से, भाई मेजोरिटी में थे। अच्छा भाई ठीक है, हाँ हम आई टेक बैक माई वर्ड्स, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अच्छा तो मैं वापस लेता हूँ। सब कुछ खुश हो गए। कांग्रेस वाले बोले कि इसको बैकफुट पे धकेल दिया। तो मैंने कहा हाँ ये रिप्रेजेंट करते हैं भ्रष्टाचार को, ये रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सारा बोलना शुरू किया, कुशासन को, भ्रष्टाचार को, फिर उन्होंने अपना बोलना शुरू किया एक तरह से। बट वो हिस्टोरिक स्पीच है, काफ़ी पेजेस में है, हमने तो थोड़ा सा एक्सेप्ट लिया है। ओरेटर तो अच्छे थे ही, देखिए दिल को छूने वाली ओरेशन थी उनकी, बहुत अच्छा बोलते थे। अच्छा ये बताइए, पिताजी तो आपसे बचपन से सलाह करते थे, शायद वो आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी साथ साथ किए जा रहे थे बिना कहे। 40 मिनट के लगभग मुलाकात चली उनकी और इंदिरा गांधी की। अक्टूबर 1975 में उनका इस्तीफा होता है मुख्यमंत्री के पद से। इंदिरा जी कहती हैं कि मुझे लोगों ने कहा था कि आप खुद से इस्तीफा नहीं देंगे। पिताजी ने वापस आके बताया होगा ना, क्या बातचीत हुई? बहुत इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ये कहा कि यही तो बात है। उन्होंने कहा वो अब लोग आते हैं मेरे कंधे पे सर रख के, वो राजेंद्र जी रोती हैं, राजेंद्र कुमारी वाजपेयी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है वो तो महिला है, आप कंधे पे सर रख के रो सकती, मैं किसका पल्ला पकड़ के रो। और देखिए आप नहीं पहचान पाई, आपने जो कहा कि मैं तो इस्तीफा जेब में लिए हूँ, और मैं तो वो एकलव्य हूँ कि अगर आप अंगूठा मांग लेती तो मैं आपको अंगूठा दे देता। लेकिन आपने लोगों की बात सुनी, मुझे पद से कुछ नहीं। आप संजय का कोई जिक्र किया इंदिरा जी ने मीटिंग में? हाँ, उन्होंने संजय आपसे बहुत नाराज हैं। तो उनका ये कहना था कि देखिए संजय को मैं ग्रूम तो कर सकता हूँ, पर संजय को मैं एक स्टेट का मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। ये हुआ था कि संजय जी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे थे, नाराजगी का वो कारण है, वार्ता का कारण, नाराजगी का कारण। तो हुआ कि बहुना जी संजय को यूपी में घुमाइए। तो मंतव्य ये था कि संजय जी को लेकर आप हेलीकॉप्टर से यहाँ वहाँ मीटिंग में सब, जैसे बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे थे। हाँ कर रहे थे, आप भी करो। इन्होंने कहा मैं इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर, मैं किस हैसियत से इनको शैपरॉन करूं, इनके साथ जाने का मेरा कोई भाई वो ना, मैं इनका सारी व्यवस्था करूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन मैं इनका गाइड नहीं बन सकता, मतलब साथ नहीं चल सकता। वरना आज मैं जाऊँगा तो मुझे कौन मेरा वजन लेगा इस प्रदेश में। गरिमा के विरुद्ध है, कुर्सी की गरिमा के विरुद्ध है। तो संजय जी ने कहा अब तो मैं कदम तभी रखूंगा यूपी में जब बहुना नहीं रहेगा। ये उनका कहना था संजय जी का। तो पिताजी ने ये कहा, बड़े गुस्से में भी थे, पता है एक दिन एक मीटिंग में तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना हुई आप पटवारी की बेटियों में नेहरू का बेटा। तो दैट काइंड ऑफ अ डायलॉग, ही वाज वेरी, बहुत फियरलेस थे। आए थे तो बताया उन्होंने कि मैं हमसे मांग, लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा इंदिरा जी मैं जेब में है मेरे इस्तीफा, पर मैं आपको दूंगा नहीं, मैं यहाँ से जाकर गवर्नर को दूंगा। मैंने आपको दे दिया तो लोग कहेंगे, आप पे आक्षेप करेंगे कि किस अथॉरिटी से मैंने आपको दिया। तो अथॉरिटी जिसको देना चाहिए वो गवर्नर, तो डेमोक्रेटिक जो हमारा लोकतांत्रिक ढर्रा है उससे मैं अलग कैसे हट जाऊँ, व्यवस्था से कैसे हट जाऊँ। तो मैं ये रखा है मेरा इस्तीफा। वहाँ से गए सीधे एयरपोर्ट से गवर्नर के यहाँ गए, इस्तीफा दिया। मेरे भाई की गाड़ी मंगा ली थी उन्होंने, विजय बहुगुणा की, उसी गाड़ी में बैठ के घर चले गए। विधायक आवास 2 कमरे का, यू कांट बिलीव इट। 25 बी दारुल शफा वाला ही था जो पहले मिला था। दारुल शफा नहीं था, ये मीराबाई मार्ग पे। अच्छा, दारुल शफा में तो पहली बार जब विधायक बने तब मिला था। वहाँ पे कई बार रहे वो, 3-4 बार वहीं रहे। 65 तक तो पिताजी दारुल शफा ही रहे ना, घरवा नहीं था। 65 तक दारुल शफा में ही रहे वो। अच्छा एक चीज बताइए, ये सबसे बड़ा विरोधाभास है हेमवती नंदन बहुगुणा के राजनीतिक जीवन का। 75 में उनकी उसी कोटरी से अदावत होती है। संजय इंदिरा मुखालफत कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में जाते हैं, वही संजय हैं वही इंदिरा हैं और वापस आते हैं 79 में। क्यों? देखिए जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी टूटी, और वो टूटी ड्यूअल मेंबरशिप पर, दोहरी सदस्यता की बात पे मुख्य रूप से टूटी थी। तो दिल से तो कांग्रेस ही थे ना पिताजी। वो तो जिस समय हमने इसमें लिखा भी है, जिस समय उनके आखिरी जो डायलॉग्स हैं पिताजी के ऑपरेशन से पहले,
तो वो तो हमेशा कहते थे कि बेटा हार्ट आई एम कांग्रेसमैन, मैं तो दिल से कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा थी जिसको वो पूरी तरह से कंफर्म करते थे, मानते थे, गांधी को, नेहरू को मानते थे। तो उनकी वो जो सोच थी कि भाई हमारे लोकतंत्र का मंतव्य क्या है, लोकतंत्र हमारा कैसा होना चाहिए। तो जब ये टूटा और इंदिरा जी खुद पूरे अपने वर्किंग कमेटी को लेकर गई, वो सब उस दिन वहाँ पर मेरे ख्याल से किसी की जयंती थी या क्या था, तो पुष्पांजलि करके और सीधे वहाँ से वो लोग हमारे घर आए थे। तो जब आए तो पिताजी ने कहा कि भाई देखिए हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो हम सोचते हैं होना चाहिए। बोले क्या, तुम्हें 31 पॉइंट प्रोग्राम है, उन्होंने 20 पॉइंट निकाला था कि भाई यही आप करने के लिए आप हमें वचन दीजिए कि इन बातों पे आप अमल करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगी, हमसे बड़ी गलती हो गई, आप वापस आ जाइए, आपका घर यही है। तो एक्चुअली इज लव फॉर कांग्रेस वाज ऑलवेज देयर, लेकिन लीडरशिप जो आज हालत है आप देखिए ना, ये राजनीतिक लीडरशिप पूरी तरह से बिखरी हुई है। नहीं मुझे ऐसे लगता है, ये बताइए ना मैम जी, कांग्रेस में सबसे बड़ा जो अपवाद चल रहा था वो संजय गांधी चल रहा था। मतलब इंदिरा जी संजय गांधी की ही निगाह से सब कुछ देखती थी, उसके बियॉन्ड कुछ देखती तो नहीं। वो तो 80 में भी था जब मर्जर किया। नहीं, एक बात सुन तो लीजिए। अब ये हम जल्दबाजी की बात हुई, अब आपने जल्दबाजी का जब सवाल पूछा, तो जब ये वापस गए तो हम लोग इस मतलब फैमिली में हम लोगों को लग रहा था कि गलत स्टेप हो गया। वो अपना चले गए, गुस्से में गए, सोच कर गए, क्या करके गए, लेकिन वो जल्दबाजी का कदम था। वो कांग्रेस में वापस जाना जल्दबाजी का कदम था। क्यों? क्योंकि देखिए 6 महीने बाद 8 महीने बाद संजय जी बहुत ही बुरी परिस्थिति में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब अगर वो रहे होते कांग्रेस में तो कांग्रेस की शक्ल बदल सकते थे। जो कांग्रेस का कोर्स था ना, वो जिसको पीवी नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, ये सब लोग तो बने रहे, वो कोर्स बदल सकते थे पिताजी। क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने तो 91 में अपने भाषण में बोला, पिताजी की प्रतिमा का अनावरण करने गए पौड़ी जी, और नरसिम्हा राव ने भाषण में कहा कि मैं उनको शायद बड़े भाई बोलता था, मुझे पीवी बोलते थे, और अगर आज वो जिंदा होते, उन्होंने कहा कि वॉज अ मैन इन अ हरी, नॉट इन अ हरी टू अपनी जगह बनाने के लिए नहीं, व्यवस्था को बदलने के लिए। वो जल्दबाजी में थे और अधीर थे, और अगर आज वो होते तो शायद मेरी जगह पर वो होते। नरसिम्हा राव जी ने अपने भाषण में कहा। तो मेरा आपसे कहना ये था कि उनको सम्मान भी बहुत मिला, लोगों ने उनको बदनाम भी बहुत किया, लेकिन मैं जानती हूँ जब 80 में छोड़ा, आप खुद बताइए मुझे, जब 80 में इंदिरा जी को छोड़ा, 79 में आए, 8 महीने में छोड़ दिया ना जी, इंदिरा जी कितनी मेजॉरिटी लेकर आई थी हाउस में? लगभग 2/3 बहुमत से आई, या 3/4। 352 के अल्ले पल्ले सीटें थी, अगर मुझे ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है आपको, तो 3/4 2/3 जो भी आप कर लीजिए। और तब इन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस। हम लोग ये क्या किया आपने? तो कहते थे बहू ना उगते हुए सूरज से लड़ता है। अलग ही स्वैग चल रहा था, अलग स्वैग। बोले अगर मैं अवसरवादी होता तो मैं क्यों लड़ता इनसे, मैं तो सेक्रेटरी जनरल बना था। ठीक है, आवाज नहीं थी पार्टी के अंदर, पर एक बाहर ताना बाना तो बना ही था ना कि भाई सेक्रेटरी जनरल है, पहली बार बनाएगा, कभी पद ही नहीं था। देखिए आप ये कह रही हैं, आलोचक कहते हैं आए इस लालच में थे कि जनता पार्टी का तो सूरज डूब रहा है, इंदिरा का सूरज बराबर उग रहा है, तो साथ चले जाएं। शर्त ये थी कि हमारे साथ जो विधायक और सांसद आएंगे उनको टिकट मिले, प्रतिनिधित्व मिले, वो नहीं मिला। और फिर जब 1980 में इंदिरा जी ने अपनी छल किया, चलिए भगवान मानते, पिताजी ने तो नहीं कहा था कि मैं आऊंगा तो मुझे ये बना दीजिएगा। उन्हें कहते देखिए 30 लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ जूझते रहे लगातार। तो जब विधानसभा का आप टिकट बांटेंगे, जो आदमी यहाँ का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसने पूरे 425 टिकट बांटे थे, और इंदिरा जी ने कहा था मैं कुछ नहीं जानती, मुझे सिर्फ जीत के लाओ, किसी की बात नहीं सुनी गई थी। 425 सीटों पे पिताजी ने खुद टिकट तय किए, जिता कर लाए। 74 की बात, 74 की बात। और फिर अगर वो 80 में आदमी ये कह रहा है कि 30 लोगों को टिकट दे दीजिएगा, वो इट अ बिग कॉलिंग? और वो सब सिटिंग थे, ज्यादातर सब सिटिंग थे, पर आपने नहीं दिया। आपने क्यों हाँ कर अपना करते? हाँ, प्रश्न ये है कि अगर उस समय पिताजी उन लोगों के बारे में ना सोचते, उनका साथ रुकते, तो अवसरवादी है अपने साथ, तो दोहरी धार है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब बहुगुणा जी ने वापस कांग्रेस में मर्जर किया
तो क्या संजय गांधी से बात नहीं की? क्योंकि संजय गांधी से पहले भी अदावत नहीं, थी। नहीं। टिकट 80 में सारे संजय गांधी ने बांटे थे। हाँ, तो नहीं की बात। संजय से उनकी कोई संजय गांधी से उनका कोई मतलब ठीक है, नमस्कार था, लेकिन संजय जी क्या सब लाइन लगाते थे। मेरे पिता बहुत स्वाभिमानी थे एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। उन्होंने कभी किसी नेता के आगे लाइन नहीं लगाई। अच्छा, एक जो बड़ा राजनीतिक इल्जाम फिर लगता देख है, लीजिए, फिर जो आपने कहा, जब वो रिजाइन करते हैं तो तब तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था ना। छोड़ दिया कांग्रेस, छोड़ के बैठ जाते विपक्षी के साथ। जिस आदमी ने 1969 में कहा कि मैं विधान परिषद में जाके मंत्री नहीं बनूंगा, जिसने कहा मैं जनता की ही अदालत से आऊंगा, जिसने 80 में आचार्य नरेंद्र देव की लीक को अपनाते हुए अपनी पार्टी के साथ साथ सीट को छोड़ दिया हो, वो आदमी अवसरवादी कैसे हो सकता है? मुझे नहीं समझ में आता। आप मुझे बताइए, अवसरवादी होते तो आजकल देखिए ना, हारते हैं कल, फिर विधान परिषद, आपने तो देखा हार के भी पद लिए बैठे हैं लोग। मेरे पिताजी ने कभी ऐसे नहीं किया। उन्होंने कहा ना, जनता ने निकाला, अब जब जनता चुनेगी तभी आऊँगा। 84 में क्या हुआ? 84 में हार गए। सबने कहा, कितनों ने कहा स्टेट में, बहुगुणा जी आइए, हम आपको राज्यसभा हमारे नॉमिनेट। एनटी रामाराव का प्रस्ताव था। हाँ, उन्होंने कहा नो, व्हाई शुड आई मेक अ बैकडोर एंट्री, दिस इज नॉट, ये इसको आप अवसरवादिता कह सकते थे। उन्होंने हमेशा अफसरों को छोड़ा, अपने लिए अवसर छोड़े, लेकिन राष्ट्र के लिए जो उनको सही लगा। मैं नहीं कहती हमेशा सही थे, पर जो सही लगा उन्होंने किया। अच्छा, ये बताइए, एक बहुगुणा जी के करियर का एक पीक आता है जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरा पीक आता है मोरारजी सरकार में मंत्री वाला। ये सिब्बन लाल सक्सेना वाला क्या प्रकरण है? एंटी बहुगुणा बहुत लोग थे। वही फिर मैंने आपसे कहा, जो थोड़ा सा जो पूंजीपतियों के गैंग में लोग रहते थे, सिब्बन लाल सक्सेना को पापा से कुछ चाहिए था, मैं नहीं जानती क्या, पर वो नहीं कर पाए उनके लिए जो वो चाहते थे, तो उन्होंने फ्रंट खोल दिया। चरण सिंह जी तब तक पिताजी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने, अब वो होम मिनिस्टर थे, तो इन्होंने एक तो चिट्ठी लिख दी कि बहुगुणा तो KGB एजेंट है, और फिर उस पर हाउस में हो गया, कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया। अब पिताजी ने उससे डटकर लड़ाई नहीं बल्कि झुकाया, ओपनली डिफेमेशन सूट से लेकर और ओपन डिस्कशन तक, और ब्लिट्स में बड़ा दिन चला। हाँ, मैंने वो चिट्ठी पत्री देखी रूसी करंजिया और पिताजी की। आप ऐसे सोचिए कि केंद्रीय मंत्री परिषद के 2 मंत्री हैं, सीनियर मोस्ट मंत्री हैं, और उनमें से एक मंत्री दूसरे के लिए कहे कि ये रूस का एजेंट है कैबिनेट के अंदर है। ये इसलिए भी उन लोगों को कहना आसान रहता होगा क्योंकि आपके पिताजी ने वो जो इंडो रशियन कल्चरल फेस्ट करवाया था, लखनऊ में करवाया था। नहीं, पिताजी देखिए, पिता के लेफ्ट में बहुत फ्रेंड्स थे। मैंने आपसे पहले कहा कि उनकी बहुत सोच जो थी वो सोशलिस्टिक थिंकिंग थी, कम्युनिस्ट नहीं थे वो। लेकिन जब वो लेफ्ट टू सेंटर गए जी, तो उनके वामपंथी दोस्त, कोई वामपंथी दल ऐसा नहीं थे जो बहुगुणा जी का मित्र नहीं था। अच्छा, उन लोगों का एक बहुत बड़ा इंडो रशियन फ्रेंडशिप सोसाइटी का, कल्चरल सोसाइटी का प्रोग्राम यूपी में हुआ, और पिताजी ने उसको सपोर्ट दिया। और क्या बुरा किया, अच्छा किया। अच्छा, रशिया तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर तब भी थे, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनर आज भी हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी बहुत मानते हैं, इंदिरा जी भी जानती थी कि बिना इनके हमारा चल नहीं सकता। तो अगर आपके विरोध में खड़े होते, ही वॉज एंटी अमेरिका, देखिए एंटी अमेरिका था उनका स्टांस ऑल अलोंग। तो वो जो थे, जितनी भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, जो कि आप समझ लीजिए बात करती थी किसान की, बात करती थी मजदूर की, बात करती थी श्रमिकों की, बात करती थी दलितों की, हैव नॉट्स की, है ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स वाली जो किस्सा था। तो हैव्स के अगेंस्ट थे वो कि 10% क्यों रूल करें, 90% क्यों नहीं देश की जनता रूल करेगी। तो उनका माइंडसेट वो था। तो उस माइंडसेट में जो था वो ये सब विवाद होता रहता था। सिब्बन लाल से आखिरकार सिब्बन लाल की कोई सुन नहीं रहा था, तो फिर उन्होंने ब्लिट्स उन दिनों आप जानते हैं घर घर आता था, उन्होंने करांजिया से लिखवा दिया, मेरे पापा ने सू कर दिया। फिर करांजिया आए, उन्होंने पिताजी का देन ही अपॉलोजाइज्ड, पब्लिक अपॉलोजी करी उन्होंने कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, हमसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और फिर पूरा पापा का आर्टिकल निकाला, फिर लिख कर दिया चरण सिंह ने कि मुझे गुमराह किया गया था, मैंने लेटर इसमें डाला है। जी जी, वो पत्र भी दिया जो चरण सिंह ने लिखा है। बिल्कुल। और चरण सिंह जी तो अंतिम दिनों में कहते थे अगर मेरी पार्टी को कोई चला सकता है तो बहुगुणा चला सकता है, किसान को कोई समझता है तो बहुगुणा समझता है। चरण सिंह ये कहते थे कि चरण सिंह का बेटा तो ये नहीं कहता था, चौधरी अजीत सिंह, इसीलिए लोकदल आ, लोकदल अजीत और लोकदल बा, लोकदल बहुगुणा बन गई, और मुलायम सिंह लोकदल बा के साथ चले गए। हाँ,
जबकि मुलायम सिंह, अजीत सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को निकाल दिया था, नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटवा दिया था और पार्टी से भी। तो पिताजी ने अपने वीटो लगाकर उनको वापस बनाया रखा था और ये कहा था एक मीटिंग में कि हाथ उठाकर कि ये भारत का अगला लाल बहादुर शास्त्री होगा, मुलायम सिंह यादव हाँ, के लिए। मुलायम सिंह हो। तो मुलायम सिंह जी पे अभी भी मुलायम सिंह जी कहते हैं कि मेरा जो ओरिएंटेशन है पॉलिटिकल बहुगुणा जी का दिया हुआ है। तो जो आप कह रहे थे देखिए, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स बहुत होते रहे हैं लगातार, लेकिन ये बात मान लीजिए कि अंत में 1984 से 89 चरण सिंह जी टोटली बहुगुणा जी को अपनी लीडरशिप, अपना विरासत देके जाना चाहते थे। और उनकी विरासत वो परिवार को नहीं मानते थे, जैसे मेरे पिताजी नहीं मानते थे। वो विरासत मानते थे उसको जो राष्ट्र के इथॉस को समझता हो, जो समस्याओं को जानता हो, जो कुछ करने की कुवत रखता हो। बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है उनका। अच्छा, एक चीज बताइए, 84 ऑनवर्ड्स वो चरण सिंह के साथ आ जाते हैं। चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वो चरण सिंह सरकार में वित्त मंत्री थे, तो जब वो जा रहे थे कांग्रेस में तब चरण सिंह ने नहीं रोका उनको? नहीं, वो तो गिरी गई थी गवर्नमेंट ना, चरण सिंह की गवर्नमेंट तो नहीं, गिरने के बाद फिर चरण सिंह अपनी पार्टी के जनता पार्टी सेकुलर के बैनर तले तो गए थे ना मैंने चुनाव आपसे कहा ना कि कांग्रेस के प्रति पिताजी का जो लगाव था, सोचिए जो आदमी 16 साल की उम्र में कांग्रेस के हमेशा कहते थे कि हमें आनंद भवन और स्वराज भवन के गेट पर बैठ के मैंने राजनीति सीखी है। तो एक ममता और एक कह लीजिए एक वीकनेस, कमजोरी जो 19 मई 1980 को हमेशा के लिए खत्म हो गई। हाँ, उनको ये लगता था कि इंदिरा जी अब सुधर गई। अब इतना उनको हुआ, जेल भी जाना पड़ा है, अब इतना प्लीड कर रही। इंदिरा जी खुद घर आके प्लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। यही नहीं, एक जगह पे तो कि कभी 13-14 मीटिंग्स हो चुकी थी इसके पहले भी, आवास पे नहीं अलग-अलग जगहों, तीसरी जगह पर। तो उनको ये लगा कि अब लगता है कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। पर फिर वही जब साथ के थोड़ा दर्शकों को बात के साथ होने लगे तो महाचर्चित गढ़वाल बाई इलेक्शन के बारे में बताइए, जो 1 साल तक प्रोसेस चला, रिगिंग के इल्जाम। हाँ, मतलब गजबी हो गया वो। 1981 मई से 82 के मई तक 3 बार रुका चुनाव। और काउंटरमांड भारतवर्ष के इतिहास में पहला चुनाव है जो काउंटरमांड हुआ। और आप सोच लीजिए 1700 ट्रांसफर्स किए गए थे सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सीट को साधने के लिए। किसी भी दिन 62 से कम मंत्री, एवरेज निकाला था सबने, 62 से कम मंत्री एक दिन नहीं होते थे। 20,000 से ज्यादा सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया था। और मैडम इंदिरा गांधी ने 34 पब्लिक मीटिंग बोली थी, 34 पब्लिक, एक लोकसभा, एक बाई इलेक्शन और प्रधानमंत्री की 34 रैलियां। और हरियाणा और हिमाचल, यूपी पुलिस को नहीं लगाया जाए ज्यादा गया, क्योंकि यूपी पुलिस पिताजी को बहुत मानती थी। पिताजी ने यूपी पुलिस के हालात को सुधारने के लिए, उनके जो है पेंशन के लिए, उनके क्या बोलते हैं, उनके जो वेतनमान और केंद्रीय बहुत सारे के साथ बिल्कुल जो डिस्पैरिटीज थी खत्म करना, डिस्पैरिटीज को खत्म किया। तो यहाँ की पुलिस उनको बहुत मानती थी, उनके पेंशन्स का बहुत काम किया, सामूहिक पेंशन वगैरह। तो यानी हरियाणा से, हिमाचल से पुलिस ज़्यादा मंगाई गई। अच्छा, वो लोग जब आए तो पूरे रिएक्शन हो गया। तभी नारा निकला था, गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन। वहाँ के युवाओं ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ के आम आदमियों ने ये नारा दिया। उन्होंने क्या किया, गढ़वाल की प्राइड को बहुगुणा के साथ जोड़ दिया कि भाई बाहर के लोग आकर हमको दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी बूथों को लूटने का काम करेंगे। अरे फिर तो पूछो मत, औरतों ने बिच्छू घास की झाड़ू बना बना के जो पिटाई करी। अच्छा, पुलिस वालों के जो आए थे, मतलब कितने तो दर्जनों तो अस्पताल पहुंचे, बस झाड़ू बना के मारना शुरू किया बिच्छू घास से उन्होंने। हमारे कई वर्कर गायब भी हो गए, आज तक आधे दिन ज़्यादा वर्कर कहाँ गए, फेंक दिए गए खड्ड में, क्या हुआ पता नहीं चला। लेकिन मेरे बड़े भाई विजय बहुगुणा जो बाद में चीफ मिनिस्टर हुए, लॉयर थे, वकील, जज, तो वो पापा, तो मेरे पिताजी के वो चीफ इलेक्शन एजेंट थे। अब पौड़ी में बैठे हुए थे, तो जब शुरू हुआ क्रम, तो इन्होंने पहले तो शिकायत लिखनी शुरू की, इलेक्शन कमीशन को लिखना शुरू किया कि भाई यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तब तो टप्पे लगते हैं, यहाँ पुलिस कैप्चर कराई, वहाँ। फिर उसको लगा कि इसको रोक तो पाएंगे नहीं, तो उन्होंने अपने सारे वर्कर्स को फ़ोन किया, जो मेन लीडर्स थे। अब आप कुछ मत करिए, कोई लड़ाई मत लड़िए, आप सिर्फ जाइए बूथ पर, और बूथ पे जो इलेक्शन ऑफिसर है उससे आप कहीं भी तो अपनी डायरी में जो तुमने देखा वो लिख दो।
तुम कुछ मत करिए आप, सिर्फ उसकी डायरी में एंट्री करवाइए जो उसने देखा। एंट्री होती चली गई, 50 एंट्रीज हो गई। उसी के बेसिस पर विजय भाई ने आके यहाँ पिटिशन किया और शक्दर थे, काउंटरमांड हुआ इलेक्शन। इट वॉज सच अ बिग डिफीट। उसी का तो बदला लेने के लिए फिर पापा को हराने के लिए अमिताभ बच्चन उतारे गए। आप क्या हुआ 84? बड़ा दिल तो टूटा होगा। बहुगुणा जी ने पूरा जीवन इलाहाबाद में गुजारा और उसी इलाहाबाद ने उनको खारिज कर दिया। मैं बताती हूँ, मैं नहीं कहूँगी इलाहाबाद ने खारिज किया, वो माहौल ने खारिज किया। देखिए, एक तो मिसेस गांधी का असैसिनेशन, उनकी हत्या हुई थी, पूरे देश में उसका असर था। फिर दूसरा, अमिताभ बच्चन बहुत ही लोकप्रिय नायक थे और उन्हीं दिनों कुली पिक्चर में उनको चोट लगी थी। हाँ, उसके बाद अब पूरे देश की साइकी पे वो छाए हुए थे। तो फिर उनका परिवार भी इलाहाबाद से ही था, हरबंस राय बच्चन वगैरह सब वहीं से थे। तो पिताजी को गढ़वाल, उत्तराखंड वाले कहते थे कि आप यहीं से लड़िए। पर 84 में उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का और 6 महीने बाद चुनाव हुआ। तो उन्होंने कहा मैं पहाड़ की राज में घूम नहीं पाऊंगा। और सब इलाहाबाद वाले बढ़ गए, आइए 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 आइए, आ गए। फिर इन लोगों को लगा कि इनको कोई हरा तो पाएगा नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उत्तर भारत में किसी एक कलाकार को, एक एक्टर को उतारा गया। एनटीआर का फोन आया मेरे पिताजी के पास कि बहुगुणा जी जहाज भेज रहा हूँ। बहुगुणा जी मैं जानता हूँ कि एक्टर्स का कितना असर है। अरे नहीं, इलाहाबाद में कुछ नहीं होगा, इलाहाबाद बुद्धिजीवियों का नगर है, इलाहाबाद ऐसा है। हियर ट्रिमेंस कॉन्फिडेंस। फिर अंततोगत्वा क्या हुआ? यही हुआ कि उन्होंने अपनी टोपी उतार दी हारने के बाद, फिर नहीं पहनी। एंड टोपी इसलिए उतारी, उन्होंने कहा यू नो नॉट बिकॉज कि अब मैं नेतागिरी नहीं करूंगा, इसे माई एरा ऑफ पॉलिटिक्स इज ओवर। दीज वर हिज वर्ड्स इन इंग्लिश। मेरे क्या काल का की राजनीति समाप्त हुई। और कांग्रेस ने भी जो पूरी प्लानिंग की कि पहले केपी तिवारी से है उसको खड़ा कर दिया और बिल्कुल इनको ऐन मौके चित्रकूट पे उतार के लास्ट मिनट 1 घंटे पहले। पर एनटीआर ने पापा को कहा आ जाइए, मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, आप सिर्फ नामांकन करके चिकमगलूर से चले जाइए, मैं आपको, आप लौट के भी मत आइए। चिकमगलूर से ही इंदिरा जी जीत के आई थी। पिताजी ने कहा ना, मैं क्यों 2 सीट लड़ूंगा। यू नो, ही वाज अ वेरी प्रिंसिपल मैन। आप कोई कुछ उनके बारे में बोले, गलतियां हो सकता हुई हो, उनका मूल्यांकन सही गलत में, गुस्सैल थे ठीक है, अधीर थे ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कभी भी अपनी सेकुलर वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप एक पढ़िएगा इसमें बयान, जब उन्होंने CFD को कह रहे थे वो जगजीवन बाबू से कि आप इसको मर्ज मत करिए, लेकिन जगजीवन बाबू ने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया कि हम इसको जनता पार्टी में मर्ज कर देंगे। तो उन्होंने लौट के जो अपने वर्कर्स के बीच में भाषण दिया, उन्होंने कहा हमने पार्टी का नाम बदला है लेकिन हमने अपनी सोच नहीं बदली है, हमने तेवर नहीं बदला। हम नहीं, सोच नहीं बदली है। हम समाजवादी सोच के लोग हैं, हम सेकुलर सोच के लोग हैं, सब उन्होंने फिर लोगों को बोला। सो वेर एवर ही वॉज, आप कभी उनको अपनी आइडियोलॉजी से हटकर काम करते हुए नहीं पाएंगे। मुझे 2 मैंने स्टेटमेंट अलग से मार्क कर रखे हैं। एक जो वो बोलते हैं, इंदिरा गांधी की असली नीति और चाल यही है, खरगोश से कहेंगी दौड़ो और कुत्ते से कहेंगी कि शिकार करो। राइट। और वो जो पौधा डाल लगाती है, रात को पौधा लगाती है, सुबह हिलाती हैं कि कहीं जड़ तो नहीं पकड़ ली। और दूसरा, हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह कैसे प्रधानमंत्री होंगे? वे राजनीति में बौने हैं और अगर वे प्रधानमंत्री बन गए तो देश का विनाश हो जाएगा। हाँ, ये बोला उन्होंने, ही इज अ पिग्मी। इंग्लिश में बोले थे ही इज अ पिग्मी। इंग्लिश 45 मिनट्स का इंटरव्यू था, जिस दिन डेथ हुई उसी दिन ब्रॉडकास्ट हुआ। ही इज अ पॉलिटिकल पिग्मी। मैं आपको छोटा सा पीस इसमें से जो बड़ा दिलचस्प है वो पढ़ के सुनाती हूँ। बहुगुणा ने उस समय विनोद के स्वरों में एक पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा था, जिस दिन मुझे नामांकन पत्र दाखिल करने जाना था उस दिन एक अपशगुन हो गया। पत्रकार ने पूछा क्या हुआ? ठहाका लगाते हुए बहुगुणा बोले, हम कितने ही प्रगतिशील क्यों ना हो जाएं, पुरानी रूढ़ियाँ कभी कभी पकड़ ही लेती हैं। जैसे किसी शुभ कार्य करने से पहले शगुन देखने की परंपरा है। उदाहरण के लिए यदि कोई तेल का नाम ले ले तो यह समझ लिया जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ी होने वाली है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नामांकन के दिन जैसे ही हम कार में बैठकर कुछ दूर चले कि ड्राइवर ने कहा, सर गाड़ी में तेल नहीं है। मन ही मन झुंझलाया, सोचा ये पेट्रोल कह देता तो क्या हो जाता। खैर जो भी है, तेल भरवाया, आगे चले। फिर कुछ गंभीर होते हुए वे बोले,
इंदिरा जी ने मेरा विरोध कर मुझे इतना लंबा कर दिया है कि अब मुझे वे बौना दिखाई देने लगी है। अब तक किसी प्रधानमंत्री ने सत्ता और धन का इतना दुरुपयोग नहीं किया जितना इंदिरा गांधी ने मेरे चुनाव क्षेत्र में किया। मेरे चुनाव क्षेत्र में उन्होंने स्वयं 34 स्थानों पर चुनावी सभाएं की और केंद्र, उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों को मिलाकर लगभग 62 मंत्रियों ने मेरे इलाके में दौरा किया। मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों की देखरेख के लिए 47 मंत्री नियुक्त किए गए। हेलीकॉप्टर दिन भर पूरे क्षेत्र पर उड़ानें भरते रहे। अगर पुलिस की ताकत का इस प्रकार से नंगा उपयोग किया गया तो सामाजिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक सिग्नल है। बात साफ है कि इंदिरा गांधी यह बात अच्छी तरह समझती हैं कि मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए यदि मैं सक्षम हो गया तो उनके हित में नहीं होगा। यही कारण है कि मेरा ऐसा विरोध कर रही हैं, ऐसे कि किसी प्रधानमंत्री स्तर के नेता ने शायद ही कभी किसी का किया हो। इसके पीछे कुछ ठोस तथ्य और भी हैं। यह सभी जानते हैं कि संप्रदायवादी और कट्टरपंथी नहीं हूँ। मुसलमानों और दलितों के साथ मेरा रक्त संबंधी जैसा है, वही जो मैं आपसे कह रही थी, रक्त संबंधी जैसा है रिश्ता है। फिर मैं मूल रूप से असली कांग्रेसी हूँ और जितने गुण किसी कांग्रेसी में हो सकते हैं वे सब मुझ में हैं। अब आप ही सोचिए कि वो मेरी निंदा करने के लिए सभा में खड़े होकर क्या कहें। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेकर उनको कम्युनल कहती हैं, वैसे मुझे कुछ कह नहीं सकती। इंदिरा गांधी की असली नीति और चाल यह है कि खरगोश से कहेंगी दौड़ो और कुत्ते से कहेंगी शिकार करो। ये गढ़वाल चुनाव से संबंधित उनका प्रसंग है। जी। एक लास्ट सेगमेंट है रीता जी, जिसमें हम जो भी ऑथर आते हैं उनसे उनकी रिकमेंडेशन की 5 किताबें जो लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। सो 5 बुक्स यू विल रिकमेंड टू आवर रीडर्स। वेल, अब मैं तो ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ी नहीं है। कोई भी हिस्ट्री की, किसी भी चीज़ की 5 किताबें जो आपको लगता है कि ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिनकी दिलचस्पी। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें जीवनियाँ ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब चाहे अब मैं एग्जैक्टली नाम तो आप नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड्स एंड अगर हमको समझना है हिस्ट्री का तो हमें ज़रूर से ज़रूर हमको पढ़नी चाहिए। जैसे मीकाफ सबको पढ़नी चाहिए, हिटलर सबको पढ़ना चाहिए, हमारे भारत का गांधी सबको पढ़ना चाहिए। चाहे कोई भी किसी की भी किताब उठाइए, मैं क्यों रिकमेंड करूं कि आप इस ऑथर को पढ़िए, उस ऑथर को ना पढ़िए। तो आपको इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और वर्तमान में मोदी जी को भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज हमारी हिस्ट्री का रेलेवेंस आज मोदी जी से है। तो आई थिंक बायोग्राफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप और पीछे जाइए तो मैं तो ये कहती हूँ मिडिवल हिस्ट्री को भी पढ़ो। बहुत सारी प्रोफेसर वैसे मैं तो अपने नाना की ही बुक बताती हूँ आपको, राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अगर आप उसको एक बार पढ़ लें, और सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, क्या राइज एंड फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन। गजब, एक लाइन पर उन एक लोगों ने थीसिस किए। देखिए, कोई भी कालखंड हमारे इसका इतिहास का पूर्णतः कृष्ण नहीं हो सकता। हर काल में कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें होती, चाहे वो हमारा प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो। ये जो एक तरीका ना मध्यकालीन इतिहास को पूरी तरह से नकार देना, तो मध्यकालीन इतिहास में भी तो दक्षिण भारत में हमारे विजयनगर हुआ, बहमनीज हुए, मुस्लिम थे, विजयनगर थे, ये सब तरह के लोग थे। मुस्लिम भी थे, हिंदू किताब है, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, राइज एंड फॉल। हाँ, है मेरे ख्याल से है, हिंदी अनुवाद है उसका। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा बहुत क्लियर थिंकिंग है। कोई भी कालखंड पूर्णतः अच्छा नहीं है, कोई भी कालखंड पूर्णतः बुरा नहीं है। तो वी कांट कॉल द मुस्लिम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज द डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आई विल नेवर कॉल इट। फिक्शन में कोई रिकमेंडेशन? फिक्शन में पढ़ती नहीं, मुझे कभी नहीं पढ़ा उपन्यास, कहानी कभी समझ में नहीं आता। हम तो क्लासिक्स या तो पढ़े हैं जी, और वो भी क्योंकि मेरी माँ को शेक्सपियर का बहुत शौक था। हाँ। वो असल में 14-12 साल की उम्र में ब्रिटिश स्कूल में चली गई। हाँ। तो हम लोग का भी ओरिएंटेशन वही सब अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा था जी। लेकिन हमने बहुत कम नॉवेल्स बहुत कम पढ़ी हैं। तो अच्छा। हम तो ज़्यादातर अपने सब्जेक्ट के ही स्टडी में बहुत ज़्यादा रहे। अच्छा, ये तो किताब की बात हो गई। मैं सारी बातें विस्तार से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दर्शकों और पाठकों को भी
अपने हिस्से की जरूरी ये मेहनत उनका करनी बाल्यकाल भी चाहिए। बड़ा रोचक है, जिसकी चर्चा मत करिएगा। हाँ, उनका इसीलिए युवा मैंने काल भी बहुत रोचक सारी है। चीजें छोड़ दी हैं। मैं आपसे कई तस्वीरें भी बहुत दुर्लभ हैं इसमें। नहीं, और मैं समझती हूँ कि उनका जन्म से लेकर और मृत्यु तक बहुत ही रोचक और बहुत ही एंगेजिंग उनका इतिहास रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पिताजी तो आपके खूब खतों किताबत करते थे, नेता रीता बहुगुणा जोशी किस तरह से डॉक्यूमेंट कर रही हैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी को? मैं तो अभी तक तो मैंने किया नहीं है, पर मैं वो सीरियसली सोच रही हूँ। मैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी के साथ साथ अपने देश की, खासतौर से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल जर्नी को भी पेन करना चाहती हूँ। जैसे पिताजी का जो है ये जीवनी है, तो उसको मैंने पूरा ट्रेंड्स लेते हुए 1990 तक हम उसको लाए हैं। 89 जब उनका तो देहांत 1989 तक, तो अब 1990 से और 2000 जब तक मैं जीती हूँ, लास्ट डे तक, तो मैं उसमें अपनी दृष्टि से मैंने कैसे समाज को बदलते देखा है, मैंने कैसे वैल्यू सिस्टम्स को बदलते देखा है, मैंने कैसे राजनीतिक धाराओं को बदलते देखा है, सोच को बदलते देखा है। ये इन सब चीज़ों को मैं बहुत ही पारदर्शी तरीके से लिखूंगी, बहुत ही पारदर्शी। पिताजी का जो कांग्रेस में अनुभव रहा और आपका जो कांग्रेस में अनुभव रहा? मेरा अनुभव अच्छा भी रहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मिसेस गांधी, सोनिया गांधी के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया। और सोनिया गांधी जी को मैं आज भी समझती हूँ कि बहुत ही अच्छी महिला भी हैं, संवेदनशील है, और उनको सुनने का काफ़ी मादा है। कोई भी जाता था उसकी बात पूरी सुनना और फिर अपने व्यवहार से सबको जोड़ के रखना, ये बहुत बड़ी काबिलियत थी उनकी। और राहुल गांधी? 10 साल। लेकिन जो, हाँ, राहुल जी मेवरिक पॉलिटिशियन है। उनका ये है कि कभी क्या क्या कहते, कभी क्या पता नहीं का कान कहावत है, कभी माशा कभी तोला, भरोसा नहीं है उनका। तो एक्चुअली राहुल गांधी मेहनती तो हैं, लेकिन राहुल गांधी में विजन और कुछ डायरेक्शन नहीं है। लीडरशिप की जो क्वालिटीज आपको अट्रैक्ट करती हैं, उसका बहुत बड़ा अभाव है इनमें। Was it difficult for you to leave Congress? इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिसीजन। लेकिन जब मैंने देखा कि पूरी, देखिए, इन सोनिया जी की थिंकिंग, आपको कोई कितना भी दौड़ाए, अगर आप सही हैं तो आपको प्रोटेक्ट करती थी। लेकिन जब वो बैक हो गई, तो अगर राहुल जी की निगाह हटी तो सब आपको हाउंड करेंगे। तो मेरे तो ऐसे भी बहुत प्रतिद्वंदी थे यूपी की पॉलिटिक्स में, सब मेरे पीछे पड़ गए। अब वो सारी कहानी तो मैं खुद लिखूंगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ आई डिड नॉट क्विट, आई वॉज हाउंडेड आउट, अगर अंग्रेजी कह सकते हैं। तो मुझे जबरदस्ती पार्टी से निकलने के लिए हालात बनाए गए। आखिरी सवाल, इज इट डिफिकल्ट फॉर बीजेपी एमपी रीता बहुगुणा जोशी टू पार्टिसिपेट इन पार्टी मीटिंग्स नाउ, जब पिछले कीनली कंटेस्टेड विधानसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी, जो आपकी लखनऊ कैंट की सीट से टिकट मांग रहे थे, आप उनकी पैरवी भी कर रही थी, वहाँ से उनको टिकट नहीं मिलता है, ब्रजेश पाठक को वहाँ भेजा जाता है, और फिर वो आजमगढ़ की रैली में जाते हैं और अखिलेश यादव के साथ सपा में शामिल हो जाते हैं। तो बेटा सपा में है, माँ भाजपा में है। अब माँ को राजनीति करने में किस तरह की दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेरा माइंड बहुत खुला हुआ है। वो 42 साल की आयु है उनकी, और एक लोकतंत्र में हर एक को अपना रास्ता चुनने का अधिकार है। हमारी पार्टी की नीति है कि वह परिवार के लोगों को ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, परिवारवाद के खिलाफ रहेंगे। वो 12 साल से वो काम कर रहा है, उसको लगता है मेरा राइट बनता है। अब वो सही, देखिए, मैंने उनको रोकने की कोशिश की, मैंने उनके साथ विवाद किया, लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ एन इंडिविजुअल, उसको अपना राइट है चूज़ करने का, और मैं इंडिविजुअल है, मुझे राइट है रहने का। मैं समझती हूँ कि मोदी जी की जो विकास यात्रा है वो सही है। बहुत सारी चीज़ों से मैं सहमत नहीं हूँ पार्टी, जैसे नहीं, अब ये विवाद का विषय आज इंटरव्यू मुझ पर नहीं है जी। किसी दिन आप मिलिएगा तो आपसे खुल के बात ठीक करेंगे। है। रीता जोशी भी बहुगुणा जी की कुछ ट्रिक है ना, डरती वरती नहीं किसी से। अच्छा जी। लेकिन मुझे कहीं जगह ही मुझे लगता है कि मैं कंपल्शन में मैं भी काम नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि विकास की यात्रा बिल्कुल सही चल रही है। और इस समय जबकि पूरे विश्व में हालात बिगड़े हुए हैं, ऐसे में हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर नहीं होना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी इकलौती अब राष्ट्रीय पार्टी बची है, बाकी अब रीजनल पार्टीज का दौर चल रहा है। तब हमको बहुत सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे कंपार्टमेंट से बांट के कंट्री को बचा पाएंगे क्या। अब श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबका हाल देख रहे हैं, अफगानिस्तान, एंड वी आर लिविंग इन दैट सेम जियो पोलिटिकल रीजन।
तो मैं ये समझती हूँ कि विकास की यात्रा सही है और मैं बिल्कुल सही जगह हूँ। और लेकिन जहाँ मेरा मनभेद होगा वहाँ मैं बोलूँगी, परंतु पार्टी फोरम में बोलूँगी, पार्टी के बाहर नहीं। डू यू मिस टीचिंग? Well, initially I used to. I miss the environment. वो देखिए जो सम्मान मिलता था पढ़ाने का, और ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिला पढ़ाने में। लोग कहते थे शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन यूनिवर्सिटी। आई वाज नॉट, मैं सबसे विद्वान टीचर नहीं थी, पर मैं अच्छी टीचर्स में मानी जाती थी, और बहुत सम्मान हमको लोगों ने क्यों दिया। हम यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में कभी नहीं फंसे। हमने कभी भी, पिताजी किसी पार्टी रही हो, किसी को चुनाव लड़ा, हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नहीं फंसे, और हम टीचर्स पॉलिटिक्स में भी नहीं फंसे। तो हम वेरी रिस्पेक्टेड टीचर। तो मिस तो करते हैं, क्योंकि वो जो अपनी खुशी होती है कि जहाँ भी जाते हैं देश में कोई ना कोई स्टूडेंट मिल जाता है अच्छी जगह ना। मैडम जैसे वो मैम करता है, उसकी आंख में जो चमक आती है, हम समझ इलाहाबाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेरा प्रोडक्ट है ये। तो आज की किताब वाला में इतना ही। किताब हेमवती नंदन बहुगुणा भारतीय जन चेतना के संवाहक, इसे वाणी प्रकाशन ने पब्लिश किया है। और एज अ किताब वाला, हाँ, अंग्रेजी अनुवाद भी है। अंग्रेजी अनुवाद जिन सज्जन ने किया है उनके बेटे हमारे मित्र हैं। अच्छा, तो उन्होंने हमको फोटो भेजी, बोले अरे ये देखो किया है, पढ़ना। हमने कहा हमारे पास हिंदी आ गई, हम तो ओरिजिनल पढ़ेंगे। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये किताब उपलब्ध है। मैंने उन्हें बताया था कि आप कर रहे हैं। जी जी जी। तो किताब वाला की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किताबों का, पढ़ने का, पढ़ाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। रीता जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लल्लन टॉक। धन्यवाद।